एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी मॉर्गेज की सीरीज चल रही थी और आज हम लेकर आए हैं मॉर्गेज का पार्ट 2। और इसके अंदर हम यूसुफैक्टरी मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज और राइट्स गिवन टू अ मॉर्गेजर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। देखो, अंडर दिस फॉर्म ऑफ मॉर्गेज द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मॉर्गेजर होता है एक, मॉर्गेजर क्या करता है, अपना घर की पोजेशन जो है मॉर्गेजी को डिलीवर कर देता है। ठीक है, और बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या वो बाइंड करता है कि ठीक है सर, मैं आपको अपने घर की पोजेशन जो है डिलीवर कर दूंगा। ओके, द मॉर्गेजी नाउ ही इज ऑथराइज टू रीटेन द पोजेशन अंटिल द डेट इज रीपेड। अब मॉर्गेजी के पास घर की पोजेशन आ जाती है, वो जब तक आती है जब तक उसका कर्जा जो है वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, मॉर्गेजर अपना सारा पैसा दे नहीं देता, तब तक मॉर्गेजी वो पोजीशन होल्ड रखता है। ओके, द मॉर्गेजर रिजर्व्स द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी व्हेन द मनी इज रीपेड। मॉर्गेजर के पास राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी है, जब वो पैसा दे देगा और उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी वापस। ओके, नाउ द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मॉर्गेज इज दैट अ मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट्स एंड प्रॉफिट्स relating to the mortgage property। कब तक? till the loan is repaid and the appropriate the same in lieu of interest or in repayment of the loan or both। इसका क्या मतलब हुआ कि मेन एसेंशियल फीचर क्या है यूसुफैक्टरी मॉर्गेज का, कि मॉर्गेजी के पास पूरा अधिकार है उस घर का जितना भी रेंट आता है, जितना भी प्रॉफिट आता है वो रखे, और अपना उससे जो इंटरेस्ट लग रहा है, एक तो हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा हो गया हमारा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पूरा कर ले। हाँ, अगर मान लो एग्रीमेंट ऐसी हुई है कि भैया पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट भी काट लो, जितना कट सकता है उतना तो काटो, ब्याज काट लो, प्रिंसिपल अमाउंट काट लो, जैसा मर्जी तुमको सही लगे उतना काट सकते हो तुम उसके अंदर से। बेसिकली तुमको तो अपनी पैसे रिकवर करने हैं ना। देखो, द मॉर्गेजर इज नॉट पर्सनली लायबल टू रीपे द मॉर्गेज मनी। अब मॉर्गेजर अलग से लायबल नहीं होगा, मॉर्गेजी को बोल देंगे कि भैया जितना पैसा तुमको घर से मिल रहा है वो सारा ले चलो और अपना जो तो लोन है वो पूरा करे चलो। ठीक है, और एक बात याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉर्गेजी कैन नॉट सू द मॉर्गेजर फॉर रीपेमेंट। यहां पर मॉर्गेजी के पास सू करने का अधिकार नहीं होता। ही कैन नीदर सू फॉर फोरक्लोजर एंड नॉर कैन सू फॉर सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ना ही वो फोरक्लोजर के लिए कह सकता है कोर्ट को कि सर फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि मॉर्गेजर की सारी राइट्स को खत्म कर देना, कि अब मॉर्गेजर का कोई हक नहीं बनता प्रॉपर्टी से। और सेल क्या होता है कि मॉर्गेजी कोर्ट में जाता है और बोलता है कि सर प्रॉपर्टी को सेल करवा दो, तो इनमें से वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो पोजेशन लेके बैठा रहेगा जब तक उसका सारा पैसा पूरा नहीं हो जाता। ओके, द ओनली रेमेडी फॉर द मॉर्गेजी इज टू रिमेन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द रेंट्स और प्रॉफिट्स ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। एक ही रेमेडी है उसके पास कि मॉर्गेजी पोजेशन के अंदर रहे और अपने आप को रेंट और प्रॉफिट से उसकी पेमेंट कंप्लीट करे जो भी आ रहा है। सिंस देर इज नो टाइम लिमिट ही हैज टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर हिज ड्यूज। ओके, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन जो है, अगर 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उस मॉर्गेज डीड का, जो यूसुफैक्टरी मॉर्गेज डीड बनाई है आपने, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, एंड वेयर द मॉर्गेज मनी इज लेस देन 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज सफिशिएंट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, वैसे तो फालतू का क्वेश्चन है, कोई लेना देना नहीं है। जुरिब पेशगी लीज और यूसुफैक्टरी मॉर्गेज में क्या फर्क होता है? ऐसे ही क्वेश्चन है फालतू सा, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा। देखो, जुरिब पेशगी लीज के अंदर कोई डेट नहीं होती, एक लेसर होता है एक लेसी होता है। लेसर जो है जो लीज पे प्रॉपर्टी दे देता है लेसी को, बस और कुछ नहीं होता। लीज ही है, बस नाम जुरिब पेशगी डाल दिया। वेयर एज यूसुफैक्टरी मॉर्गेज के अंदर डेट होती है, एक डेटर होता है एक क्रेडिटर होता है। ठीक है, डेटर जो है वो अपनी पोजेशन जो है क्रेडिटर को दे देता है, ताकि जब तक क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं हो जाता वो पोजेशन होल्ड करके रखे। ठीक है, तो मॉर्गेजर हो गया डेटर और मॉर्गेजी हो गया क्रेडिटर। जुरी पेज की लीज जो होती है फिक्स टर्म के लिए होती है, यानी कि एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होगी। 1 साल के लिए आपको लैंड लीज पर दे दिया, 1.5 साल के लिए दे दिया। एग्जाम्पल, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होता भैया, जब तक तुम्हारा पैसा नहीं बन रहा तब तक तुम पोजेशन जो है प्रॉपर्टी की इंजॉय करो।
ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है, बेसिक सा था, सिंपल लीज है, वो लीज को नाम दे दिया जूरिक पेश की लीज, और कुछ नहीं है। हम्म, चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज के बारे में। इंग्लिश मॉर्गेज ना माना नहीं जाता कि ये मॉर्गेज है। देखो इसके अंदर क्या होगा। इंग्लिश मॉर्गेज हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। द मॉर्गेजर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी चली जाती है। अब मॉर्गेज का जो बेसिक करेक्टर है वो तो है कि ना लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली जा रही है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि इसको ये मॉर्गेज की करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। देखो, mortgager transfer the property absolutely to the mortgagee. Now the mortgagee thereof is entitled to take immediate possession of the property. ठीक है, मान लिया। Now the transfer is subject to the condition that the property shall be transferred on repayment of the loan. देखो हमने ये पहले कहीं पढ़ा था, कंडीशनल सेल वाला, कुछ याद है आपको? वहां पर भी सेम ही था, लेकिन कंडीशनल सेल में था ना वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट बाद में होगी, अभी नहीं हो रही। यहां पर पहले से प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट हो रही है। वहां पर क्या था कि हमने बोला कि सर सेल एब्सोल्यूट तभी होगी जब मैं लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। तो अभी यहां पर तो प्रॉपरली एब्सोल्युटली ही ट्रांसफर हो रही है, बस एक कंडीशन लगा दी है कि जब मैं पेमेंट जो है पूरी कर दूंगा आप मुझे रीसेल कर दोगे प्रॉपर्टी, वापस रीट्रांसफर कर दोगे प्रॉपर्टी। ठीक है। नाउ द मॉर्गेजर ऑल्सो बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट। एक सर्टेन डेट तक मैं आपको पैसा नहीं दे पाया तो आप प्रॉपर्टी रख ही लेना, वैसे अभी भी रख ही रहे हो। ठीक है, अगर मैंने आपको पैसा दे दिया सर्टेन डेट तक तो आप मुझे रीपेमेंट कर देना। एंड इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट मॉर्गेजी हैज अ राइट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बिना कोई कोर्ट की परमिशन लिए। बिना कोई कोर्ट की परमिशन लिए मॉर्गेजी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हो गई है वो। तो ये ना जो इंग्लिश मॉर्गेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कुछ सूटेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो मॉर्गेज से डील करने चाहिए। आगे देखो, हाँ, now the mortgagee has a right to sell the mortgage property without any permission of the court in the circumstances mentioned in section 69 of the TPA। ठीक है, सेक्शन 69 के अंदर जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। ओके, असेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं एक बार इसके। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट, मान लिया। मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, ये भी देख लिया। Absolute transfer is subject to a proviso that a mortgagee will retransfer the property to mortgager on payment of mortgage money on the said date। एक कंडीशन लगाई है कि मॉर्गेजी जो है उसको रीट्रांसफर करेगा पेमेंट को, मॉर्गेज मनी जब अगर एक सर्टेन डेट तक पे कर दिया तो। लेकिन देखो यहाँ पर ना कंडीशनल लिमिटेशन एक पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 28 के अंदर ना, एक कंडीशनल लिमिटेशन का पॉइंट आता है कि यहाँ पर कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा दी है। ये ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफरी है। इस ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई सेल के लिए कि भैया मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहा हूँ, लेकिन सब्सिक्वेंट कंडीशन ये है कि जो तुम्हारा पैसा मैंने देना था ना, अगर मैंने वो तुमको दे दिया वापस, एक सर्टेन डेट तक पे कर दिया, तो तुम मुझे ही प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करोगे, है ना। और एक तरह से ये भी कि ये आप मुझे बताओ कि क्या ये जो कंडीशन है वो पावर ऑफ एलिनेशन पे रिस्ट्रेन लगा रही है क्या, कि तुम सिर्फ मुझे ही ट्रांसफर करोगे और किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे। हाँ, अगर मैंने रीपेमेंट नहीं कर पाया तो तुम किसी को भी ट्रांसफर कर देना, लेकिन अगर मैंने पेमेंट दे दी तो तुम सिर्फ मुझे ही ट्रांसफर करोगे। बताना। देखो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी भी है, एक होप है मॉर्गेजी के पास कि अगर मॉर्गेजर ने पैसा नहीं दिया तो मॉर्गेजी किसी को भी कर सकता है, एक बात। और दूसरी बात, इन दोनों ने एग्रीमेंट करी है ना, एग्रीमेंट करा, कॉम्प्रोमाइज करा है, और टीपीए कॉम्प्रोमाइज पे एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो जो मर्जी एग्रीमेंट कर लो टीपीए अप्लाई नहीं होता। अगर दोनों पार्टी राजी है तो फिर क्या करें। समझ आ गया। थोड़ी सी मैच करके देखना चीज़ों को, सेक्शन 10 को देखना, सेक्शन 28 को देखना, और फिर आप बताना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 10, 28। अगर जिसने नहीं पढ़ना तो चिल करो, चिंता मत करो। ओके, आगे बात करते हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन क्या है कि भैया 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो इंग्लिश मॉर्गेज डीड को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और अगर 100 रुपये से नीचे की है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आगे बात करते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। देखो, वेयर अ डेटर डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर और इज एजेंट। एक है डेटर
वो क्या करता है, वो क्रेडिटर को जिससे पैसे उसने उधार लिए हैं उसको या उसके एजेंट को एक डॉक्यूमेंट देता है। वो डॉक्यूमेंट क्या होती है, वो डॉक्यूमेंट होती है आपके मकान के कागज। ठीक है, मकान के कागज दे देता है। उसकी इंटेंशन क्या होती है कि सर ये मकान के कागज रख लो, एज ए सिक्योरिटी रख लो। ठीक है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो फिर मकान बेचवा देना, आप सेल करवा देना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ मकान के कागज देते हैं और कुछ नहीं देते। और ये इमरजेंसी के अंदर होता है बेसिकली, इसके अंदर ना कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फटाफट फटाफट काम हो जाता है कि सर मेरे मेरे आप टाइटल डीड्स रख लो, मुझे प्लीज़ लोन दे दो। इमरजेंसी का सिचुएशन होती है तब ये चीज़ यूज़ की जाती है, और ये ज़्यादातर सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही यूज़ होती है और कहीं यूज़ नहीं कर सकते आप। जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े जो टाउन्स सिटीज़ हैं, कमर्शियल टाउन्स जिसे आप कह सकते हो, वहाँ पर यूज़ होती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालती है कि ये टाउन्स में आप ये वाला मॉर्गेज यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज रिक्वायर्स नो रजिस्ट्रेशन। द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज इज ऑल्सो नोन एज इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज का नाम भी इसको दिया गया है क्योंकि ये फटाफट फटाफट काम है और इमरजेंसी का काम है, तो इसको हम मान के चल लेते हैं कि ये मॉर्गेज है, बट इसके अंदर कोई मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन वगैरह रिक्वायर नहीं होती। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक बार फ़र्क देख लेते हैं इंग्लिश इक्विटेबल मॉर्गेज में और ये इंडियन इक्विटेबल मॉर्गेज में। जो हमारा ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स है, इसमें क्या फ़र्क है और इंग्लिश इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या फ़र्क है। देखो, द इंग्लिश इक्विटेबल मॉर्गेज इज इन्फोर्सेबल एट इक्विटी। इक्विटी के ऊपर वो होता है। इट डज नॉट ऑपरेट एज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मान जाती। इंडिया के अंदर मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड ये एक वन ऑफ द मोड है ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल मॉर्गेज। बेसिकली हमारा जो ये मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स, ये वन ऑफ द मोड बताया गया है, लीगल मॉर्गेज है ये हमारा। ये लीगल राइट क्रिएट करता है, आप इसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अंदर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, ये लीगली इन्फोर्सेबल है। ओके, देखो, एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज बीइंग अ प्योरली इक्विटेबल मॉर्गेज, इट इज नॉट अ कंप्लीट सिक्योरिटी। It is not a complete security. It may be postponed to a subsequent legal mortgage if the mortgagee has no actual or constructive notice of such prior equitable mortgage. देखो यहाँ पर क्या है कि इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर ना जो आप मॉर्गेज रखते हो प्रॉपर्टी, वो कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं मान जाती और एक तरह से सिर्फ टेम्पररी नेचर का होता है। अगर आपने उसको कोई और मॉर्गेज का दर्जा देना है तो आप वो दे सकते हो। देखो एग्जांपल मान लो, मॉर्गेजी को पता ही नहीं है कि आपने मुझे प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज के तौर पे दी है, एज ए सिक्योरिटी के तौर पे दी है। मॉर्गेजी हैज नो एक्चुअल नोटिस और नो कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ सच प्रायर इक्विटेबल मॉर्गेज। तो मॉर्गेजी क्या करेगा, बोलेगा भैया ये प्रॉपर्टी मैं अलग से मॉर्गेज मानूंगा, मैं अलग से लीगल मॉर्गेज मानूंगा इसको। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और मॉर्गेज के अंदर। तो इक्विटेबल मॉर्गेज कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर किसी और लीगल मॉर्गेज के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड एक कंप्लीट ट्रांसफर है इंटरेस्ट का, तो वो पोस्टपोन नहीं हो सकता, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो एक अलग से सेपरेट हमारा मॉर्गेज है और लीगली इन्फोर्सेबल मॉर्गेज है। इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड बाय एनी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ऑफ एनी अदर फॉर्म इन इंडिया and a subsequent mortgage under any other kind of mortgage shall not get any priority। देखो एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया कि ये है मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स और ये है मान लो हमारा यूसुफ्रैक्चरी, तो बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे। ये तो ऐसे ही नाम का है, ये इसको दोगे क्या, नहीं, ये प्रॉपरली लीगली इन्फोर्सेबल है तो इसी को ही प्रायोरिटी मिलेगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पोस्टपोन भी हो जाता, कन्वर्ट भी हो जाता, सब चीज़ हो जाती, उसको जैसे मर्जी मोल्ड करते आप हो जाता। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड बाय एनी सब्सिक्वेंट मॉर्गेज ऑफ एनी अदर फॉर्म in India and a subsequent mortgage under any other kind of mortgage shall not get any priority over a mortgage having only possession of the title deeds। समझ आ गया? आगे देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर इक्विटेबल मॉर्गेज पे कोई टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन इंडिया के अंदर मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड कमर्शियल टाउन्स के अंदर लगता है। तो गाइज ये था हमारा मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स एंड इंग्लिश इक्विटेबल मॉर्गेज में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं एनॉमलस मॉर्गेज के बारे में। देखो इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन एन एनॉमलस मॉर्गेज इज वन which does not fall under any of the above 5 terms of mortgage। जो कोई मॉर्गेज की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, जो अब तक हमने पढ़े हैं,
वो क्या बन जाएगा, वो अनॉमलस मॉर्गेज बन जाएगा। सच अ मॉर्गेज कैन अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। तो अब पता कैसे चलेगा कि अनॉमलस है, उनकी ना टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी होगी, जैसे एग्जांपल वो बात कर रहे होंगे, यूसुफ रक्सी की बात कर रहे होंगे, साथ साथ सिंपल मॉर्गेज की बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे कंडीशनल सेल की, साथ साथ वो बात कर रहे होंगे हमारे सिंपल मॉर्गेज की, ठीक है, या फिर टाइटल डीड्स की, वो कुछ मिक्स सा ही होगा, तो पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये कौन सा है, तो हम उसको अनॉमलस मॉर्गेज का दर्जा दे देते हैं। तो उनके मॉर्गेज डीड से पता चलता है कि ये कौन सा मॉर्गेज है, ठीक है। सच अ मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी एंड यूजुअली इट अराइजेस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव सेट मॉर्गेज। इट मे टेक वेरियस फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द कस्टम यूसेज और कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे भी वो फॉर्म बना सकते हैं, वो आपको उनके डीड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देख के पता लगेगा कि यहाँ पर दो मॉर्गेज की मिक्सचर की बात हो रही है कहीं ना कहीं से, तो इसको अनॉमलस मॉर्गेज का दर्जा दे देते हैं। तो अच्छा, अब ये भी पता कैसे चलेगा कि ये जो डीड है वो मॉर्गेज डीड है या नहीं, तो भैया आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो एज अ सिक्योरिटी की बात हो रही है नहीं हो रही है। अगर उस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी की तरह रखा जा रहा है तो वो डीड मॉर्गेज डीड कहलाई जाती है, अदरवाइज तो हो सकता है कि वो सेल डीड हो, है ना। तो पता कैसे चलता है आपको, ये देखना पड़ता है आपको कि क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मॉर्गेज के फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लो, हमारा सेक्शन 58 जो है वो कवर होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 59 के बारे में, मोड्स ऑफ कंप्लीटिंग मॉर्गेज। देखो, सेक्शन 59 कुछ नहीं करता, बेसिकली फॉर्मेलिटीज बताता है कि क्या चीज़ें नेसेसरी हैं एक मॉर्गेज डीड को कंप्लीट करने के लिए। ट्रांसफर बाय वे ऑफ मॉर्गेज इज अफेक्टिव एज एश्योरेंस और सिक्योरिटी ओनली व्हेन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। अगर ये नेसेसरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती हैं तो आपकी मॉर्गेज डीड जो है कंप्लीट नहीं बन जाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पहला तो जी भैया आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, दूसरा क्या है पोजेशन डिलीवरी करना ज़रूरी है, तीसरा अगर अगर जो टाइटल डीड्स हैं वो आप डिपॉजिट करोगे जो भी, ठीक है। देखो, सबसे पहले वेयर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, द मॉर्गेज मस्ट बी इन राइटिंग attested by at least two competent witness, signed by the mortgager and duly registered according to the provisions of registration act। अगर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है मॉर्गेज का तो वहाँ पर वो मॉर्गेज डीड पहले आप राइटिंग में लिख कर लाओगे, उसके बाद उसको अटेस्ट करोगे कोई दो कॉम्पोनेंट विटनेस के से, फिर उसके बाद मॉर्गेजर जो है वो एग्जीक्यूटर है बेसिकली उस डीड का, तो वो साइन करेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो जो कहते हैं कि ऐसे रजिस्टर्ड होएगी, ड्यूली रजिस्टर्ड ऐसे मानी जाएगी, वो बुक में डाली जाएगी, उसको रजिस्ट्रार साइन करेगा, एंट्री बनाएगा, वो सब जो बातें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। आगे, एडमिशन बाय मॉर्गेजर दैट मॉर्गेजी वॉज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर एन ओरल एग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग अ लोन ऑफ ₹1000 कैन नॉट क्रिएट अ मॉर्गेज। मॉर्गेजर कहता है कि हाँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना एग्रीमेंट करा था, हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया था और उसको लोन, उसने मुझे 1000 रुपये लोन दिया था, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, क्या ये मॉर्गेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं करी गई हैं। ओरल एग्रीमेंट करके तुम मॉर्गेज डीड नहीं बना सकते। आगे, वेयर अ मॉर्गेज डीड द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज कंपल्सरी हैज नॉट बीन ड्यूली रजिस्टर्ड। अगर ऐसी कोई मॉर्गेज डीड है जिसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी थी लेकिन आपने उसको ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं करा तो वो मॉर्गेज डीड जो है वो वैलिड नहीं मानी जाती। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ एक्चुअली मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, दे मे बी अफेक्टेड बाय डिलीवरी ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोवाइडेड अ सम एश्योर्ड इज लेस देन ₹100। इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ एक्चुअली मॉर्गेज या कंडीशनल सेल वाले मॉर्गेज के अंदर अगर आपको सिर्फ पोजेशन देकर ही डिलीवरी, मतलब डिलीवरी पोजेशन ही देनी है आपने, तो कोई नहीं, बात नहीं, दे दो आप, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपये से नीचे की है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है लेकिन कंपलसरी कब हो जाएगा? जब 100 रुपये से ऊपर की हो जाएगी। इट इज़ नॉट कंपलसरी इन सच केसेस। मेयर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मॉर्गेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, तो जहाँ पर 100 रुपये से नीचे की प्रॉपर्टी है, जहाँ रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इन 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 जो मॉर्गेज है इन्हीं में ही ऐसा है बस। ठीक है, तो वहाँ पर आप भले ही रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के बारे में।
मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर तो आप ऐसे ही दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ एन ओरल ट्रांजेक्शन एंड मेयर डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट्स अ वैलिड मॉर्गेज। ठीक है। समटाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं उसके साथ आप एक ना अंडरटेकिंग दे देते हो, एक मेमोरेंडम दे देते हो कि भैया इतने दिन में आपको मैं पैसे दे दूंगा वगैरह वगैरह, वो आपकी मर्जी है, वरना आप ओरली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। नॉर्मली सच मेमोरेंडम क्या लिखा होता है उसके अंदर कि ये डीड्स हैं, ये डीड के फैक्ट्स वगैरह हैं, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इतने टाइम तक पैसे दे दूंगा वगैरह वगैरह। पंजाब में सेक्शन 59 जो है वो एक्सटेंड करा गया था 6 जून 1968 को, ये बात आप याद रख लेना। ओके गाइज, आज हम अब अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। ये हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर 60। देखो शुरू करते हैं। हर एक मॉर्गेज डीड के अंदर ना कुछ राइट्स मॉर्गेजर की होती हैं, कुछ लायबिलिटी मॉर्गेजी की होती हैं, कुछ राइट्स मॉर्गेजी की होती हैं और कुछ लायबिलिटी मॉर्गेजर की होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मॉर्गेजर के पास क्या क्या राइट्स हैं टीपीए के अंदर जो दी हुई हैं। सबसे पहले आता है राइट ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद आता है राइट टू ट्रांसफर मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफरिंग। ए एक मॉर्गेजर है, बी एक मॉर्गेजी है, ए ने सारे पैसे दे दिए, अब रिडम्पशन मतलब कि प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी, भैया प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। ठीक है। और अगर ए कहे कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम प्रॉपर्टी सी को दे दो, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दो, तो ये राइट भी है। आगे राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ए एक मॉर्गेजी है, बी एक मॉर्गेजर है, ए ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मॉर्गेज डीड के साथ बी को दे रखे हैं, अब ए का पूरा हक बनता है कि वो पहले पैसे जमा कराए सारे के सारे और फिर बी को बुलाए और बोले कि मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके दो या मुझे इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ। दूसरा राइट टू असेशन, राइट टू इम्प्रूवमेंट्स, राइट टू अ रीन्यू लीज, राइट टू ग्रांट अ लीज। ये 4 पॉइंट्स हैं जो थोड़े से अलग से टॉपिक हैं, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम बारी बारी पढ़ते जाएंगे। तो टॉपिक जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके अलग से प्रॉपर प्रॉपर सेक्शंस हैं। अगर इसको मैं आज पढ़ाऊंगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अगली वीडियो में हम सबसे पहले राइट ऑफ रिडम्पशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछ लेना। एंड टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।